नाथ का दिल्ली दौरा है, जहां इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जापानी उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम और साथ ही यूपी में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को न्योता देंगे। निवेशकों से यूपी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का, जहां निवेशकों से उत्तर प्रदेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है, जहां निवेशकों से यूपी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जापानी उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज उनका ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और देखिए, इस महत्वपूर्ण दौरे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक संबंधों को मजबूत करना और राज्य में जापानी निवेश को तेजी से आकर्षित करना है। और मुख्यमंत्री के इस दौरे से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिकरण को एक नई रफ्तार मिलने की भी उम्मीद है। उनके इस कार्यक्रम के दौरान कई बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और अपने इस दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित होने वाले इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव का मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आपसी व्यापार सहयोग को बढ़ाना है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक विशेष यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जापान के तमाम दिग्गज उद्योगपति और विभिन्न कंपनियों के शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से व्यवसायिक और निवेश केंद्रित रहेगा। और स्नेहकमल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्नेहकमल, देखिए, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जापानी उद्योगपतियों के साथ बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल जापान के तमाम उद्योगपतियों से जो है दिल्ली के ताज होटल मुलाकात की। 2 दिन का जो उनका कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो कल देर शाम जो है जापान के जितने उद्योगपति आए थे उनके साथ उन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद जो है वो यूपी सदन रुके हुए हैं। आज एक बार पुनः सुबह 7 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे के बाद ये कार्यक्रम जब स्टार्ट होगा 9 बजे से मीडिया की भी कार्यक्रम में एंट्री होगी। उसके बाद जो वहाँ पे जो चीजें वहाँ पे होगी उसकी जानकारी देगी। तो मिलाकर उनका सचिव योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के तहत दिल्ली कल पहुंचे थे। उनका मुख्य फोकस यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट और जापानी निवेशकों का जो है उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होना। दौरे का मुख्य उद्देश्य जो है जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, यानी इसमें योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने पर जापानी प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव यानी बुधवार आज जो बैठक होगी ताज पैलेस में इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव, इसको संबोधित करेंगे। जापानी उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। प्रमुख परियोजनाओं और जो वर्चुअल योजनाएं का शिलान्यास इस दौरान जो स्कॉट कुवोटा लगभग 2000 करोड़ से अधिक की परियोजना, मीडिया कॉर्पोरेशन लगभग 11,1100 करोड़ की परियोजना, इन परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ग्रीन हाइड्रोजन, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में निवेश की जो है परियोजनाओं पर जोर दिया जाएगा इस इंडिया जापान मीट के माध्यम से। बिल्कुल, क्या लगता है कि इस दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जापान के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जिस तरह से उत्सुकता दिखाई है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छे माहौल का
भरोसा दिया है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो है एक भारी भरकम निवेश आएगा, और जब निवेश आएगा रोजगार बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, योगी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल को जापानी निवेशकों के सामने किस तरह से पेश किया जाएगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आज देखिए दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि 2 दिन का उनका ये दौरा है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम जैसे मैंने कहा जापान के जो है उद्योगपति हैं, जिसमें उद्योगपतियों के माध्यम उनसे मुलाकात करना है, उनको जो है सुरक्षित माहौल यहाँ देने की जो बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो सबसे बड़ी बात यूपी में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, जो सुधार हुआ है, यातायात के साधन सुधरे हैं, ऊर्जा व्यवस्थाएं सुधरी हैं, इन सभी चीजों का फायदा जो है उत्तर प्रदेश निवेशकों के रूप में मिल रहा है। जापान के तमाम जो है निवेशक जो हैं अब यूपी की ओर अपना जो है रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे कार्य समिति की ये बैठक होने वाली है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। और इस बैठक में देखिए इंदिरा भवन में होगी ये बैठक कार्य समिति की, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति में छात्र आंदोलनों पर बात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्र आंदोलन से संबंधित छात्रों से संबंधित मुद्दों पर आज चर्चा होगी। तो आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इंदिरा भवन में होगी कांग्रेस कार्य समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक। और बेहद महत्वपूर्ण दोपहर 3 बजे कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति में छात्र आंदोलन को लेकर भी जिक्र होगी, बातचीत होगी। तो आज इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 3 बजे होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, छात्र आंदोलन और राम मंदिर चंदा घोटाले से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक के जरिए। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जो इंदिरा भवन में ये बैठक होने वाली है। और स्नेह कमल, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए, आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में आज सबसे अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? जी, कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण करने वाली जो कमेटी है, कांग्रेस CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में होने वाली है। और जिससे आपने जिक्र किया, कांग्रेस की CWC की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो है CWC के तमाम सदस्य हैं, वो सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। जहां तक बैठक के प्रमुख एजेंडे की बात आपने की, तो आपने खुद अभी जिक्र किया, जिससे जो है जो छात्रों का आंदोलन का मुद्दा रहा हो, इसके अलावा जो अन्य आने वाले आगामी मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस की जो है वर्किंग कमेटी में, चाहे वो चंदा चोरी का मुद्दा हो, छात्र कानून मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो है चर्चा होगी। अगर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बात करें, CWC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वोच्च मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है। पार्टी की जो तमाम व्यक्तिगत फैसले हों,
संगठन को दिशा तय करने के बड़े राजनीतिक आंदोलन की नीति हो चाहे कुछ भी हो, ये तमाम चीजें कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय होती है। और आज जब सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, 3 मुद्दों पर निश्चित रूप से इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, क्या लगता है? देखिए 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या चुनाव को लेकर भी कोई रणनीति बना सकती है कांग्रेस? बिल्कुल जो है, अभी जो है कार्य समिति के अगर प्रमुख एजेंडे की बात करें, तभी 2027 के चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा नहीं होनी है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है छात्रों का आंदोलन, यूपी में जो सरकार चोरी का मुद्दा है, उसको लेकर सरकार पर कैसे विपक्ष हमलावर हो कि सरकार भरी इस पर चर्चा होनी है। और बिल्कुल देखिए, जैसे कि आपने बताया, छात्र आंदोलन से संबंधित बातों का जिक्र होगा और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। क्या लगता है इस बैठक के बाद से कोई बड़ा अभियान, एक तरह से कहें बड़ा आंदोलन का ऐलान कर सकती है कांग्रेस? आंदोलन के रूप में अगर बात करें तो छात्रों में यूथ करके कार्यक्रम जो है राहुल गांधी का पहले से ही शुरू हो चुका है। जिस क्रम में देहरादून की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, राजस्थान कोटा की बात करें, यहाँ पर छात्र समाज कर चुके हैं। आने वाली 22 तारीख को स्वयं जो है अब महाराष्ट्र के जो है पुणे जा रहे हैं, वहाँ भी जो है छात्रों से संवाद करेंगे। जो छात्र समाज के अंदर राहुल गांधी का छात्र बूथ कार्यक्रम है वो पहले से ही चल रहा है। बिल्कुल, अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बीजेपी में नितिन नवीन की टीम में काफ़ी कई दिग्गजों को जगह मिली है। कई दिग्गज अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है, क्या कांग्रेस में भी संगठनात्मक बदलाव या फिर चुनावी तैयारियों पर लेकर चर्चा हो सकती है? कोई संगठनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं? फिलहाल समिति का जो मुख्य एजेंडा है वो छात्रों को लेकर है। और यूपी के जो राम मंदिर चिल्ला चोरी का मुद्दा है, कांग्रेस की छात्र समिति की बैठक में संगठन बदलाव या फेरबदल नितिन नवीन से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेहकमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, जहां आज पहली बार आधिकारिक दौरे पर पहुंचेंगे गोर। एलजी मनोज सिन्हा से होगी खास मुलाकात। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। कश्मीर में रणनीतिक और राजनयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, पहली बार आधिकारिक दौरे पर पहुंचेंगे गौर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा से खास मुलाकात की यह खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा है, पहली बार आधिकारिक दौरे पर गोर कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही एलजी मनोज सिन्हा से खास मुलाकात होगी और साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है अमेरिकी राजदूत का। सर्जियो गोर कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और बताया जा रहा है कि आज ये उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा से खास मुलाकात होगी। और बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नदी का पानी खतरे के निशान से महज करीब 6 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर के नीचे दुबौलिया विकासखंड क्षेत्र के सुईखा बाबू गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गांव चारों ओर से पानी से घिर गया है, जिसमें करीब 700 की आबादी के सामने आवागमन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 स्टीमर और 4 नावें लगाई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार मौके पर निगरानी कर रहे हैं और सरयू नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार जलस्तर बढ़ने पर गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए सुरक्षित रास्ते और स्थायी आवागमन की व्यवस्था बेहद जरूरी है। तो देखिए, तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कई सुविधाओं की कमी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहां आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार जलस्तर बढ़ने पर गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, इसलिए उचित व्यवस्था होना बेहद ज़रूरी है। तो आपको बताते चले, यहाँ पर
प्रशासन ने 2 स्टीमर और 4 नावें लगाई हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और वहीं बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार मौके पर निगरानी कर रहे हैं, सरयू नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में लगातार हो रही भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जिसके चलते कई परिवारों को छतों और ऊपरी मंजिलों पर शरण लेनी पड़ी। वहीं जॉर्ज टाउन थाना परिसर में भी करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे पुलिसकर्मियों को कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बने बाढ़ जैसे हालात के बीच प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो प्रयागराज से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में बारिश से हर जगह जलभराव हो गया है। 1 से 2 फीट पानी यहां लग गया है और जिससे लोगों की परेशानियां यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को मजबूरी में छत के ऊपर शरण लेना पड़ रहा है। 1 से 2 फीट पानी घरों में घुस गया है और ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पुलिस चौकी में भी पानी घुस गया है। जलभराव से लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लोग मजबूरी में घर के छतों पर रहने के लिए मजबूर है। और वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती का स्थान 5वीं पर बार बदल दिया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर गंगा की आरती हो रही है और साथ ही साथ जल स्तर सामान्य होने के बाद आरती को पुनः घाट पर पुराने स्थान पर कराने की संभावना है। और इसके साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा के करीब जाने से बचने की अपील की है। तो ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने लोगों को गंगा के करीब जाने से बचने की अपील की है। तो देखिए अब गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर गंगा की आरती हो रही है। जलस्तर सामान्य होने के बाद आरती को पुनः घाट पर पुराने स्थान पर कराने की संभावना है, लेकिन इस बीच उससे पहले प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोल दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं से कहा गया है कि गंगा के करीब ना जाए, गंगा के करीब जाने से बचें। तो सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आरती करने का स्थल में बदलाव हुआ है और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी पुनः आरती वही कराई जाएगी। दशाश्वमेध घाट पर हमेशा से आरती होती ही आई है, लेकिन विपरीत परिस्थिति होने की वजह से स्थल को बदल दिया गया है और जैसे ही हालात सामान्य होगा वापस से दशाश्वमेध घाट पर आरती होनी शुरू हो जाएगी। और प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि गंगा के बेहद करीब ना जाए। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। बलिया गांव में चारा लेने गई महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले भी एक महिला की तेंदुए के हमले में जान जा चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर तेंदुआ हमला कर चुका है और वन विभाग अब तक 6 तेंदुए को पकड़ चुका है। लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में तेंदुआ मौजूद है। ताजा घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत के साथ वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। मृतका के परिवार ने एक बच्चे को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। तो ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ यहां आक्रोश फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वन विभाग का ये दावा है कि अब 6 तेंदुए को पकड़ा जा चुका है, लेकिन वही ग्रामीण ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी बड़ी संख्या में यहाँ तेंदुआ मौजूद है। जहाँ पीड़िता के परिजनों ने एक बच्चे को सरकारी नौकरी और साथ ही 20 लाख रुपए की मांग की है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है।
रामपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अनिल सिसोदिया के निर्देशन में थाना सिविल लाइंस पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1000 शीशी कोडीन युक्त कप सिरप बरामद किया है। पुलिस ने कप सिरप के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। बरामद कप सिरप की जांच की जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं आदर्श नगर कोतवाली सिविल लाइन की ये तस्वीर, जहां इस पूरे मामले में अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले, दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और दरअसल ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें एसपी अनिल सिसोदिया के निर्देशन में थाना सिविल लाइंस पुलिस और औषधि निरीक्षण की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1000 शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। पुलिस ने कफ सिरप के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। बरामद कफ सिरप की जांच की जा रही है। पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और फतेहपुर में सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हंगामा हो गया। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि टिप्पणी हिंदू समाज को टारगेट करते हुए की गई है। उनका दावा है कि सावन के दौरान नॉनवेज की दुकानें बंद होने की लेकर इसे नाराजगी के चलते टिप्पणी की गई। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। ये आज सुबह संज्ञान में है, कुछ हिंदू संस्थान ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि एक फेसबुक से एक व्यक्ति ने अपना फेसबुक आईडी इस्तेमाल करते हुए कुछ जबरदस्त टिप्पणी करी है एक समुदाय पर, जो पुलिस ने द्वारा संज्ञान में लिया गया है साइबर सेल के द्वारा। उसकी जो डिटेल्स हैं वो निकलवाई जा रही हैं और डिटेल्स निकलते ही इसमें विधिक कार्रवाई के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और आगे कार्रवाई कराई जाएगी। तो देखिए, आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने तहरीर दी है और ये बड़ी जानकारी जहां जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। सोशल मीडिया कमेंट को लेकर ये बड़ा हंगामा हुआ है, जिसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने तहरीर दी है, शिकायत की है और जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। और आगरा छावनी के 8 वार्डों में पेयजल संकट को लेकर पूर्व चेयरमैन डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने क्षेत्रीय जनता के साथ छावनी परिषद कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। उन्होंने अधिकारियों के सामने पेयजल समेत अन्य जन समस्याओं को उठाते हुए विकास और जन सुविधाओं के कार्यों पर सवाल किए। साथ ही छावनी परिषद में कथित भ्रष्टाचार और निजी भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है। डॉक्टर महेंद्रू ने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान प्राथमिकता में है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब हर हफ्ते जनता के साथ छावनी परिषद का घेराव किया जाएगा और जन समस्याओं के समाधान का आंदोलन जारी रहेगा। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में जोन 3 क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर 2 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पास करीब 3 बीघे क्षेत्रफल में बिना मानचित्र मंजूर कराए की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। वही प्राधिकरण सचिव ने साफ कहा है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी तरह की अवैध प्लॉटिंग या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी महोदय जो कि उन्नाव शुक्लागंज विकास आज के इस उद्घाटन सत्र में यहां पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के
आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल, इंफॉर्मेशन, मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ नागासाकी मिस्टर काटोरो नागासाकी, वाइस गवर्नर यामानासी उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर श्री सुनील कुमार शर्मा जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, जेट्रो के चेयरमैन एंड सीजीएम, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री सीईओज, जापान के नागासाकी से आए हुए सभी हमारे इस डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश और जापान के यामानासी प्रीफेक्चर के मध्य साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यहां पर एकत्र हुए हैं। यह पार्टनरशिप, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन्वेस्टमेंट और शेयर्ड विजन के स्ट्रांग फाउंडेशन पर निर्मित है। मैं इस अवसर पर यामानासी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल उनका जन्मदिन था। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस विशेष अवसर पर वे हमारे बीच में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और निरंतर सफलता की हृदय से कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा यामानासी और उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारत और जापान के अग्रणी उद्योग प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। स्कॉट्स कोबोटो लिमिटेड के सीएमडी श्री निखिल नंदा, होंडा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट एवं सीईओ श्री जोशी मोराकामी, डेंसो इंटरनेशनल इंडिया के श्री संजय भार्गव, SAF 1 टाटा समूह के सीईओ श्री दीपक मुंगलाहल्ली,
टामिंडा कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक श्री आकाश मिंडा जैसे प्रतिष्ठित इंडस्ट्री लीडर की उपस्थिति इस इन्वेस्टमेंट मीट को और भी गरिमामयी बना रही है। ऑटोमोबाइल एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स, क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी जैसे विविध क्षेत्रों में का उनका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश जापान आर्थिक साझेदारी को निरंतर बढ़ती व्यापकता और विविधता को रेखांकित करता है। मित्रों, भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो भागीदारी है उसकी यह 3 गुना से अधिक हुई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे के किनारे
स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टेक्सटाइल एवं अपैरल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 5 सेक्टोरल डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। EI, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश निवेश और नवाचार के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, MSME इकोसिस्टम, स्किलिंग, R&D, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हम जापान सिटी भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास ही सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है। हम मार्च 2026 में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना लेकर के आए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक कार्गो, MRO और लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निवेश 3.0 लॉन्च किया गया। यह विभिन्न डिपार्टमेंट्स की सेवाओं को एक साथ लाकर एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग तक की ऑनलाइन ट्रैकिंग करता है और अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। इफिशिएंट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के द्वारा हम प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पूरा कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट को हमने निर्धारित समय से पहले पूरा किया।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एस्टिमेट से कम कॉस्ट में कंप्लीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाया है, जिसके बल पर आईबीएम, इनोवेशन सेंटर, फॉक्सकॉन एचसीएल सेमीकंडक्टर प्लांट, हिंदुजा ग्रुप ईवी बस प्लांट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, जिसमें काइजेन, 5S, लीन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसे जापानी औद्योगिक उत्कृष्टता की तकनीकों को युवाओं के प्रशिक्षण से जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और यामानासी के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय चर्चाएं ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर केंद्रित रही है। आईआईटी कानपुर, एचबीटीयू कानपुर, आईआईटी बीएचयू, MMUT गोरखपुर के माध्यम से 2 ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक के लिए रुपये 50 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पहले ही स्वीकृत करके अवमुक्त की जा चुकी है। हमारा उद्देश्य इस सहयोग को अनुसंधान की सीमाओं से आगे ले जाकर पायलट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी के रियल एप्लीकेशन तक कमर्शियल प्रोडक्शन तक ले जाना है। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसोट साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जेट्रो, इन्वेस्ट यूपी और सीआईआई के मध्य प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। जापानी निवेश को सुगम बनाने तथा जापानी कंपनियों को भारत में उपलब्ध संभावनाओं से जोड़ने में जेट्रो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश के साथ उनके निरंतर सहयोग
और सक्रिय सहभागिता की हम विशेष सराहना करते हैं। मैं जेट्रो को आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में और अधिक निकटता से वह कार्य करे। हम राज्य के अधिकाधिक जापानी कंपनियों, प्रौद्योगिकी और निवेश को आकर्षित करने तथा B2B तथा B2G साझेदारियों को सुदृढ़ करने में जेट्रो का सहयोग चाहते हैं। मित्रों, जापानी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत में से एक है क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रांग जापानी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित करना और जापान को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करना है। हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां यहां फैक्ट्रीज लगाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, R&D, स्किल सेंटर एंड ग्लोबल सप्लाई चेन का भी निर्माण करें। जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है। उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है। फ्रॉम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन टू द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, let us not just build factories, let us build the industries of the future. Let the precision of Japan and the potential of UP together build the next global manufacturing story from Uttar Pradesh. Arigato gozaimasu. धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी और विचारोत्तेजक संबोधन के लिए। और संस्कृत की एक सुंदर अभिव्यक्ति है, चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और आज उत्तर प्रदेश के लिए आपके दृष्टिकोण को सुनते हुए इस भावना का स्मरण स्वाभाविक है। एक ऐसा प्रदेश जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, नई संभावनाओं को अपना रहा है और विकास एवं अवसरों के नए मार्ग निर्मित कर रहा है। और आज आपने जिस सुंदरता से जापान की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति, स्किल्ड मैन पावर, विशाल मार्केट, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिसी इकोसिस्टम से जोड़ा है, वह न केवल इस साझेदारी की अपार संभावनाओं को अभिव्यक्त करता है, बल्कि भविष्य के लिए एक इंडस्ट्री रेडी और ग्लोबली कंपेटिटिव वर्कफोर्स तैयार करने की आपकी दूरदृष्टि को भी सामने रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके शब्दों ने न केवल इस महत्वपूर्ण सहभागिता की दिशा को स्पष्ट किया है, जैसे कि आपने कहा, यह सहभागिता शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की सहभागिता। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जापान के संबंध नई ऊंचाइयों पर है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। आपको बताते चले कि जापान के तमाम उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और इसके साथ ही साथ उद्योग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर कई बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में, और देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। अनियमितताओं के चलते परीक्षाएं रद्द की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आंदोलन के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार से 44 रद्द परीक्षाओं की सूची जारी हुई है और ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, जहां डिप्टी कलेक्टर भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। डेंटल डॉक्टर भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और इसके साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। लगातार छात्रों की मांग थी और देखिए अब एक साथ कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सिविल जज भर्ती परीक्षा को भी
रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जो आज झारखंड में एक साथ 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अनियमितताओं के चलते परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जहां आंदोलन के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने 44 रद्द परीक्षाओं की सूची जारी की है, जिसके बाद एक साथ 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। लगातार छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और फैसला आने के बाद से छात्र यहां जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलन के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार से 44 रद्द परीक्षाओं की सूची भी जारी हो गई है। और कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बताते चले कि अधिकारियों के अनुसार आग करीब रात 2 बजे लगी है। मृतकों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है, जो इलाज के लिए कोलकाता आए थे। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ स्थित एक होटल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। पुलिस और दमकल की टीमों ने होटल से लोगों को बाहर निकाला था। मामले में होटल संचालकों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही साथ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बताते चले टीमों ने होटल में से लोगों को बाहर निकाला हुआ है। पुलिस और दमकल की टीम ने होटल से लोगों को बाहर निकाला। 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कोलकाता के न्यू मार्केट में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस बीच ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अधिकारियों के अनुसार आग करीब रात 2 बजे लगी है। मृतकों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो इलाज के लिए कोलकाता आए हुए थे और आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी हुई है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और इससे पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ स्थित एक होटल में आग लगने से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। पुलिस और दमकल की टीमों ने होटल से लोगों को बाहर निकाला और मामले में होटल संचालक को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कोलकाता में एक होटल में आग लगने की वजह से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जहां आपको बताते चले कड़ी मशक्कत के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और साथ ही कई लोगों के गंभीर होने की भी खबर सामने आ रही है। गंभीर रूप से घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो कोलकाता के न्यू मार्केट में आग लगने से ये बड़ा हादसा सामने आया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में लगातार बारिश के बाद बिगड़े जलभराव के हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शहर के करीब 90% हिस्से में जलभराव की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। अदालत ने प्रयागराज के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जल निकासी व्यवस्था और बारिश से निपटने के इंतजामों पर जवाब मांगा है। करेली में करीब 4 फीट पानी भरने से कई लोग घरों में फंस गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ ने नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर जलभराव की वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां यहां होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए प्रशासन भी अलर्ट है और साथ ही साथ यहां पर लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है, लोग छतों पर रहने को मजबूर है क्योंकि घर में अंदर पानी जा घुसा है। और इस बीच कई ऐसी गाड़ियाँ हैं, कार जो हैं वो इस वक्त डूब चुकी हैं। 90% शहर इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ। जलभराव की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रयागराज के जिला अधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जल निकासी व्यवस्था और बारिश से निपटने के इंतजामों पर जवाब मांगा है। और साथ ही करेली में करीब 4 फीट पानी भरने से कई लोग घरों में फंस गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ ने नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।